हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIS बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 15 है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। इसमें आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किंगडम्स ऑफ फूल्स। ठीक है, इसमें जो है इसका राइटर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनके जो नाटक है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको इंग्लिश में भी रचित किया गया है और ये हिंदी में भी है। ठीक है, इसमें जो है दिखाया गया है कि किस तरह से जो राजा है अपनी मूर्खता से लोगों को कितना परेशान करता है और किस तरह से जो है एक गुरु जो है शिष्य की इसमें बातें बताई गई है कि वो अपनी चतुराई से किस प्रकार वो बच जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही विस्तृत है और समझने वाली है। तो आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। लेकिन जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। चलिए हम आ गए हैं अंधेरी नगरी के नाटक के जो है स्टेज पे। इसमें सबसे पहला दृश्य जो हमारे समक्ष है वो ये है। प्रातः काल का समय है। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगाऊं, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय ही बहुत ही सुंदर है, तो सो पर भिक्षु सुंदर मैले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और रामदास पूर्व की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्रीग्राम जी का जो है बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ आपको भूल है। लोभ मिटवालत मान, लोभ
कभी नहीं कीजिए, यह मैं नर्क निदान। गाते हुए सब जाते हैं। यहाँ पर जो है स्टेज का दूसरा दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कि होता है स्थान बाजार का। घासीराम चना जोर गरम, चने बनो घासीराम जिनकी झोली में दुकान। चना सुरमुर सुरमुर बोले बाबू खाने के मुंह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना बोले और नहीं कुछ सुना। चना हकीम सब जो खाते सब पर धुना टिकस लगते। चना जोर गरम टके शेर। हलवाई जलेबी गर्मा गरम, घी में चरक गरक, चीनी में तरात, चाशनी में चभावच ले। भोर का लड्डू जो खाए सो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। रेवड़ी करका पापड़ पड़का ऐसी जात हवलाई, जिसके चदिया कोम में भाई। सब सामान ताज़ा खाजा लो खाजा, टके शेर खाजा। पाचक वाला मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ नहीं कहीं ना जाए। चूरन जब दे हिंद में आया, इनका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, जिन्नी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे हजमा हजम कर जाते। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन सावे लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। लो चूरन का ढेर बेटा बेचा टके शेर। बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले की आवाज़ सुन सुनकर खाने का आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिया आटा कितने शेर? बनिया टेक शेर। गोवर्धन दास और चावल? बनिया टेक शेर। गोवर्धन और चीनी? बनिया टेक शेर। गोवर्धन दास और घी? बनिया टेक शेर। गोवर्धन दास सब टेके शेर सचमुच? बनिया हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुजरीन के पास जाकर क्यों माई भाजी का क्या भाव है? कुजरीन बाबा जी टके शेर। न्योय मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आया, यहाँ सभी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर? हलवाई बाबूजी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आया, क्या बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर? हलवाई हाँ बाबूजी, सचमुच सब टके शेर है। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है? हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यही गाता और आनंद से बगल बगल बजाता है। हलवाई जो बाबा जी कुछ लेना देना है तो ले लो दो। गोवर्धन बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंदपूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेरी नगरी के गीत गाते हुए जाते हैं। पटक्षेप दृश्य अंधेरी नगरी का जो है स्टेज पे तीसरा दृश्य प्रस्तुत होता है। स्थान जंगल। महन जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेरी नगरी गाते हुए आते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया है? कठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई। महंत देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रख कर खोल कर देखता है। वाह 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 बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा ने भेंट हुए हैं? गोवर्धन दास गुरुजी महाराज
7 पैसे भीख मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपड़ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भांजी और टके ही शेर खाजा हो। सो बच्चे, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेरी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, जहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन जो उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई वहाँ पर ही खाने लग जाता है। स्टेज पर दृश्य, चौथा दृश्य प्रस्तुत होता है। स्थान, राज्यसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दे। नफेद में दुहाई और दुहाई एक का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होगा। बोलो, क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसान, जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसके भाई बेटा नहीं होता है। राजा, अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ लाते हैं। क्यों है बनिया? इसकी लड़की नहीं बड़की क्यों दबाकर मर गई? मंत्री, बड़की नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी, क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर से ऐसे दीवार बनवाई की गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्या हुआ कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बेदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वालों को पकड़ के वहाँ पर लाया जाता है। क्यों वे खौर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकल जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्या वह भिश्ती गंगा यमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो।
लोग विष्णु को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्या वे कसाई? मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दवाई। कसाई: महाराज, गड़गड़िया ने टेके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मस्तक बड़ी बन गई। राजा: अच्छा, कसाई को निकालो, गड़ियल को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गड़िया आता है। क्यों वे गड़ियल ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। गड़िया: महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा: अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ के लाओ। गड़िया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, मैंने सवारी ऐसी घूम से क्यों निकाली कि गड़ियाल ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल: महाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर में इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री: आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर का फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से: ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा: हाँ हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम की सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल: महाराज, महाराज, महाराज। राजा: कुछ नहीं महाराज, महाराज, लो जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बरखात। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाता है। स्टेज पे 5वां दृश्य, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेरी नगरी, अनबुझ राजा, टका शेर भाजा, टका शेर खाजा। साँचे मारो मारो डोलो, छति ढुस सिर चढ़ी बोलो। प्रगट सव्य सत्री छलधारी, सोई राज्यसभा बल भारी। साँच कहो तो पनही खाओ, झूठ बहु बधी पदभावी पाओ। छलियन के एक्का के आगे, लाख कहे एकहू नाही लागे। अंधाधुंध मचे सब देशा, मानहू राजा रहत विदेशा। अंधेरी नगरी, अनबुझ राजा, टका शेर भाजा, टका शेर खाजा। फिर बैठ के मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने में मना किया था। मना कि देश बहुत बुरा है, पर अपनी क्या, अपनी किसी राजकाज में थोड़ी कुछ डर है। रोज़ मिठाई चबना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 पैदे 4 और से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा 1: चल वे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटापा है, आज पूरी हो गई। फ़ायदा 2: बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर: हैं, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो। प्यादा 1 बोलता है: अपने बिगाड़ा है या बनाया है, इसे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास: फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसी के प्राण मारो कि मुझको फांसी? फ़ायदा: आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास: मोटे होने से फांसी? यह कहाँ न्याय है? अरे हंसी फकीरों ने नहीं करनी होती है। प्यादा 1 बताता है कि कल कोतवाल की फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनके लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास: तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता है जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? फ़ायदा 1: इसमें 2 बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है। दूसरी ओर किसी के पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों के तो दुर्दशा है, इससे तुमको फांसी देंगे। गोवर्धन दास: दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरे हैं। अरे गुरुजी महाराज कहाँ?
मैं न माना, उसका फल मुझको आज भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन चिल्लाया। प्यादे उसके पकड़ ले जाते हैं। अंधेरी नगरी के स्टेज पे दृश्य छठा। स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ है हो? बचाओ बचाओ गुरुजी, गुरुजी। रोता है और सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी की हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरुजी, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसी नगर में रहना ठीक नहीं है। तैने तेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं है, नारायण सब समर्थ है। वो चढ़ाकर सिपाही से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूँगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जा करते रहे। सिपाही लोग चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मजारा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता है। सिपाही दूसरा, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसे गड़बड़ है। राज्य मंत्री कोतवाली सब आते हैं वहाँ पर। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही एक, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, गुरु कहता है मैं चढ़ पड़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, कहो को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी आयत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन, हम सबको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवारी गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते हो कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जा न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, तो ऐसे ही अपुल न हो जैसे चौपट राजा। राजा के लोग उसके टिकट पर खड़ा करते हैं। इस कहानी की जो कथा सार होगा कुछ इस प्रकार होगा। इसमें कहते हैं महंत अपने 2 चेलों के साथ जिस अंधेरे नगरी में पहुंचता है वह हर वस्तु का जो भाव सामान्य है, हर वस्तु टके सेर बेची जा रही है, यह देखकर गुरु को हैरानी होती है और अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है। गुरु अपने शिष्यों से कहता है कि तुरंत नगर छोड़ देने की सलाह देता है, पर चेला गोवर्धन दास गुरु की राय न मानकर उसी नगर में रह जाता है। दूसरी तरफ दुर्घटना दीवार से दब कर बकरी मर जाने की होती है कि जो एक फरियादी वहां पर राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंच जाता है। राजा के हुक्म के बाद बकरी मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमश कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, विस्ती, कसाई, गड़िए और कोतवाल को पकड़ के लाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे के जिम्मेदार बनाकर खुद छूट जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। कहते हैं गोवर्धन दास को फांसी की सज़ा महज इसलिए दी जाती है क्योंकि उसकी गर्दन मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रणा करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे वैकुंठ मिलेगा। अब राजा फरमान फिर जारी होता है और वैकुंठ पर अपना पहला हक जताते हुए वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है। तो इस प्रकार जो है राजा अपने आप को वैकुंठ पहुंचाने के लिए स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है और जो गुरु शिष्य होते हैं वो बच जाता है।
फिर कहते हैं कि वहाँ के जो सारी चीज़ें व्यवस्था होती है गुरु चेला सही कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होता है दिन को रात, रात को जो है दिन बना दिया जाता है। के सारे कार्य जो होता है रात्रि के समय होता है, सारे न्याय प्रणाली बिगड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर जो है राजा और महंत और जो शिष्य होता है रह के सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लग जाते हैं और वहाँ के राज्य में अपना भागीदारी देने लग जाते हैं। कहते हैं दोस्तों, अगर कहते हैं ऐसे अगर मूर्खता रही तो संसार में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कई आप अपने जीवन में भी अनुभव किए होंगे कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं मूर्खता का बहुत बड़े परिचालक होते हैं और वो क्या करते हैं, गलत रास्तों पे चलने लग जाते हैं और दूसरे की बातों को ही मान के अपना सर्वथा उचित समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी देश कभी भी ऐसा नहीं चलता है। कहते हैं कोई आपको भड़काए या आपको कुछ तरह से बताए तो आप दूसरे के कहने पे नहीं चलना है। अपने विचारों को जो है परखना है, अपने विचारों को विवेक को समझना है। क्योंकि कहते हैं अगर विवेक के बातें सो जो है गुरु ने पहले ही जो है गोवर्धन दास को समझा दिया था कि ऐसे जगहों पे रहना कहीं की समझदारी नहीं है, जहाँ पर हर चीज़ सामान्य है और सब चीज़ें जो है उलट पुलट है। तो ऐसे जगह पे जो है सदैव खतरा बनी रहती है। कहते हैं ऐसे चीज़ों से बचना ही एक इंसान का फ़र्ज़ होना चाहिए और ऐसे जगह को त्याग देना ही समझदारी कहलाती है। तो ये चैप्टर जो अंधेरी नगरी है ये बहुत ही अच्छी है और समझ वाली है। इसे हम किंगडम्स ऑफ फूल्स के नाम से भी जाना जाता है। बेशक इसमें कुछ दृश्य को चेंज कर दिया गया है लेकिन बात उतने ही आती है। आप जब इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो इंग्लिश में ये समझ में आती है कि वहाँ पर जो होता है एक डांसर को बुलाया जाता है, फिर उसके जो है सोनार को बुलाया जाता है। तो ये कहानी सेम ऐसे ही बनाई गई है, बट जो इसका इंग्लिश में जो अनुवाद किया गया और जिन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था उन्होंने थोड़ा सा दृश्य को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया गया था। तो कहानी तो सिर्फ उतना ही है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा 100 टके 1 टके भाजा 1 टके खाजा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।